वाह व्हाट अ डे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। एक ही लम्हे में मुल्क की फर्स्ट फैमिली ऑफ क्राइम बन गई। प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई, सादिक और अमीन नहीं। साहबजादी रेफरेंस, साहबजादे दोनों रेफरेंस, ब्रादर उनकी बेटी के जो ससुर हैं रेफरेंस, दामाद रेफरेंस, भाई रेफरेंस की जद में अगर डेवलपमेंट इस तरह होती है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जज इस तमाम कार्रवाई की निगरानी करेंगे। सिर्फ 30 हफ्ते, 6 हफ्तों में उन्होंने नैब ने रेफरेंसेस फाइल करने हैं, उसके बाद 6 महीने दिए, यानी कि 24 हफ्तों में उसका फैसला होना है। और कोई इसमें ढील की अगर लोगों की फिक्र थी कैसे होगा क्या नहीं होगा, जैसा JT के बारे में था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुपरवाइज कर रही है। अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट अ माइटी फॉल ऑफ द ग्रेट। इंसान को डर भी लगता है, इबरत भी होती है और सबक सीखना भी चाहिए सबको कि किस तरह हाउ फ्रेल के 30-35 साल की लेगेसी किस तरह मिनटों में हवा में चली जाती है। इस सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा ही मेरे दोस्तों का पैनल है, लेकिन आपके बड़े ही सारे पसंदीदा एंकर्स हैं। मैं एंकर्स से ज़्यादा इनको एज सीजन जर्नलिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना पसंद करता हूँ। आमिर मतीन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, अपना प्रोग्राम हमारे साथ ही कर रहे हैं। हामिद मीर साहब, हमारे टेलीविजन में सबसे पहले हामिद ने शुरू किया था, ये बचपन से आ गया, बचपन से टेलीविजन में आ गया। साथ रऊफ क्लास। हामिद, आई स्टार्ट विद यू बिकॉज बाकी सारा 92 घेर के बैठा हुआ है ना। आप जानते हो फर्स्ट फैमिली को ऑन अ पर्सनल लेवल भी, प्रोफेशनल लेवल भी। ये जो इस वक्त सीन है, और हम सारे यहाँ बात करते थे कि ये नाकस इनपुट, राय और मशवरों पे, एडवाइस पे पहुंची। कल तक वही एडवाइजर सामने नजर आ रहे थे, बल्कि एक को तो आपने पकड़ के सेनेटर भी बना दिया। इधर दुनिया गिर रही थी, उधर सैनिटेशन बट रही थी। आज भी वही लोग नजर आ रहे थे। पहली बात, क्या अभी भी नवाज शरीफ साहब और उनकी जो ये इंटरनल एक किचन कैबिनेट व्हाटएवर उन्हीं एडवाइजर्स पे चल रही है? अगर है तो आगे क्या होगा? मालिक साहब, हम सीरियस बातें और बड़ी इसके बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन ये बड़ा एक जो मालिक साहब, जो डॉक्टर आसिफ करमानी है ना, वो उस तरह के एडवाइज़र नहीं है नवाज शरीफ के। वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके लिए पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं। उनको उन्होंने सेंटर बना दिया। सच्ची बात करें, वो उनके ज़ाती मुलाजिम थे और तनख्वाह बाकायदा लेते थे, बाद में वो पॉलिटिकल एडवाइज़र बने। तो अगर फिर भी अगर वो उनके एडवाइज़र होते तो शायद नवाज शरीफ साहब इस अंजाम से दो चार ना होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो एडवाइज़र्स हैं उसमें उनके सियासी कुलीग्स कम हैं और आपके मीडिया के कुछ लोग वो ज़्यादा हैं, जो व्हाट्सअप कॉलों पे नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं और फिर वो नवाज शरीफ साहब को बताते हैं कि जी अब आपको इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो जो कुछ मीडिया के लोगों ने किंग मेकर बनने का किरदार अदा करने की कोशिश की, तो वो नवाज शरीफ को ले बैठे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो नवाज शरीफ का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसमें तो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े लोग हैं, उसमें बहुत से लोग हैं, उसमें बहुत से चैनल्स के लोग हैं, बहुत से अखबारात के लोग हैं, और उसमें वो भी हैं जो कि बज़ाहिर इस वक्त नज़र नहीं आता कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन वो खुफिया तरीके से खड़े थे। अच्छा, इसमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी बहुत किरदार है और महमूद खान अचकज़ई साहब का भी बहुत किरदार है। उन्होंने भी नवाज शरीफ को कहा कि खड़े रहना है और हम आपके साथ हैं। कभी मुझे याद कराइएगा, आदत पड़ गई, बुढ़ापे में आप हो जाए ना तो आपको बचपन की बातें यार पुरानी याद रहती हैं। दो बहुत बड़े इस मुल्क के मीडिया के गुरु जो थे, उनका एक ग्रुप मैंने भी देखा था जब मैं टेलीविज़न में था। किस तरह उन्होंने आके PTV से बहुत सारे फ़ायदे करोड़ों के उठाने की कोशिश की थी, और जब मैंने उनको इनकार किया था तो बड़ी दुश्मनी पड़ गई थी और बड़ी चीज़ में, लेकिन वो फिर किसी ये बातें आप अपनी किताब में बुढ़ापे में फिर किसी दिन शेयर करेंगे। ये तो बुढ़ापे में लिखेंगे, लेकिन मैं बहुत सी बातें अपनी किताब में लिखते जल्दी लिख दूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत तंग आया हूँ। और मेरा ख्याल है कि शायद अब हमारे पे ये जो व्हाट्सएप कॉल पे जो सेंसरशिप चल रही थी, अनअनाउंस सेंसरशिप, शायद वो ख़त्म हो जाए। पता नहीं ख़त्म होती या नहीं होती। लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है वो उसको बहुत दचका पहुंचा है, लेकिन पीछे रह के अभी भी वो किंग मेकर का किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको अपनी जो गलतियां हैं उनसे सबक सीखना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने उनको, मैं आपको बताऊं, आज सुबह तक उनको कहा जा रहा था कि मियाँ साहब फैसला आपके हक में आएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर 3-2 पे आ गए, फिर 4-1 पे आ गए, और तकरीबन 11:15 बजे के करीब मुझे उनके एक करीबी बंदे ने फ़ोन करके पूछा, नहीं व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फ़ोन नहीं करते,
व्हाट्सएप कॉल पे कहते हैं फिर मीर साहब सुना है, अभी भी हम सुन रहे थे, आपने तो अभी भी जो है ना वो स्टैंड लिया हुआ है, तो अब लगता है कि 3-2 से 4-1 हो गया। मैंने कहा नहीं जी 5-0 होगा, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरा एनालिसिस है। उनको यकीन नहीं था, 11:15 बजे तक यकीन नहीं था कि 5-0 भी हो सकता है। 11:15 बजे तक भी वो हमें टॉन्ट कर रहे थे, और वो इन्फॉर्मेशन जो उनके पास जा रही थी वो हमारे इर्द गिर्द से जा रही थी, गलत इन्फॉर्मेशन। तो नवाज शरीफ का ये जो डाउनफॉल हुआ है, इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वज़ीर आज़म के जो आंखें और कान थी, उनको गलत चीज़ें दिखाई जा रही थी, उनको गलत चीज़ें सिखाई जा रही थी, उनको वो बताया जाता था जो उनको पसंद है, उनकी मर्जी की इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही थी, उनके सामने सच बोलने वाले थे, कान थी, ये आपने मुझे समझ नहीं आई कुछ। कान थे भी थे और कान थी भी थी। अच्छा, तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मेरा सवाल है एक सिंपल सा। थी। अच्छा, थी। ओके। तो लेकिन यही मैं कहूँगा कि इसमें आगे चल के इस पर बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को उनके सियासी लोगों ने नहीं मरवाया, उनके मीडिया के दोस्तों ने मरवाया। रऊफ, आज ऑब्वियसली बात हो रही है कि नया कौन बनेगा, किस तरह होगा सब कुछ, लेकिन जो सबसे बड़ा है मेरे ख्याल में तो सबसे ख़तरनाक लम्हा अब शुरू हुआ, और फेज़ जो इनकी ज़िंदगी में है, क्योंकि अभी तो पावर लूज़ होनी थी, पावर चली गई, अब आ जानी है शख्सी आज़ादी, अब है जेल, अब है क्रिमिनल कन्विक्शंस, अब है जो असल अरबों के मामलात और सब कुछ। क्या आपके ख्याल में ये सबसे खौफनाक मरला नहीं आ गया? और अगर आ गया डेडली पैनामा 4, और अगर ये आ गया है तो क्या आपको ये चेंज नज़र आ रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी में या कुछ में? बिकॉज जो हमने अभी ट्वीट्स आते देखे हैं रूलिंग फैमिली से, जो हमने बाकी बातें सुनती हैं, वो तो वही पुरानी मुझे लग रही है बात। बीच का जो कम्प्रिहेंसिव जवाब मेरा ख्याल आमिर मतीन साहब आपको देंगे। मैं थोड़ा सा मीर साहब ने गुफ्तगू की, बड़ी अहम गुफ्तगू की है। ऑफ कोर्स इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, खबर होती है, इंसाइडर हैं ये तो चलो मान लेते हैं कि अब इनको एडवाइस जो है क्वालिटी एडवाइस नहीं मिल रही थी। आप भी हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि इनके इर्द गिर्द जो क्राउड है वो ज़्यादातर वही होता है, आप कैसे खुश आमदी, और ये इंसान का मिजाज। साहब ने बड़ा मजाक उड़ाया था, मैंने एक बार कहा चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ले बैठेंगे। अच्छा, इन्होंने बड़ा मेरे पे चिल्ड्रन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट डालने की कोशिश की, आपको याद है? तो ले बैठे कि नहीं ले बैठे? चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट? चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट। खैर उसमें उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते। ये दरबारी होते हैं, खुशामदी होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। उन्हें तो इस तरह का ये बंदा चाहिए होता है जो अपने कान उनको उधार पे दे कि मेरे कानों में वही चीज़ डालो जो मैं यहाँ सुनना चाहता हूँ, उसमें मीठा डालें, गुड़ डालें, वट ये खुशामदी की तारीफ़ ही ये होती है। उनके अपने मफादात होते हैं, मेरी आपकी किसी की भी, या जो भी ओहदे पे बैठा हो बंदा, आपने उसकी तारीफ़ करके ही उससे फ़ायदे लेने। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हमने जो बात की ना कि सुबह 11:15 तक वो ही कह रहे थे इससे बच जाएंगे, इस वोट से बच जाएंगे। अगर अभी तक पूरे पाकिस्तान को अंदाज़ा हो गया हुआ था कि सुबह झटका है, अब इसमें बचाव नहीं है, वाहिद यही 4-5 लोग थे। अब अगर ये लास्ट स्टेज पे भी यही लोग, सर मैं उसी पे थोड़ा सा आ रहा हूँ, मैं उसी पे आता हूँ थोड़ा सा। तो मैं उसकी तमहीद बांध रहा था कि आपके इर्द गिर्द उसी तरह के लोग आप रखते होते हैं जो आपको उन्होंने आके बादशाह सलामत को अच्छी खबर देनी है, आप उसी तरह के बंदे चुनते हैं। अब मैं कहना नहीं चाह रहा था कि अब आप फिर समझेंगे कि मैं आपके उस पर आ रहा हूँ। आप जैसे बंदे जो अगर वहाँ पर कभी आके बैठते थे, जो हमारी इन्फॉर्मेशन आप कोई ऐसी बात कह देते थे जो बादशाह सलामा या मलका वगैरह वट जो भी थे उनको अच्छी नहीं लगती थी, सो आपको हटा दिया गया कि आपकी एडवाइस हमें पसंद नहीं है। और कल चौधरी आप उनके निसार अली खान साहब को देखें तो वो भी तो यही गिला कर रहे थे ना कि मैंने अगर आपको कोई यहाँ पे आके कड़वी बातें कहने की कोशिश की है तो आपने कंसल्टेशन से निकाल दिया। सो इससे ये साबित हुआ कि इन लोगों को आप जैसा हो या उनको चौधरी निसार खान साहब हो या हामिद मीर या वटेवर, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, उनको आप लोगों की एडवाइस वहाँ पे चाहिए ही नहीं। उन्हें वही क्राउड चाहिए जो रखा हुआ है। एक चीज़। दूसरा, मीर साहब कह रहे थे कि इनके फाल की वजह ये मौजूदा लोग जो इनके करीब हैं वो फेयर इनफ ज़रूर होंगे। मुझे ये बताएं, जब ये 1992-93 में जब ये वहाँ पे ये मेफर के फ्लैट्स ले रहे थे, ऑफशोर कंपनीज बना रहे थे, अरबों रुपए की डॉलर्स की प्रॉपर्टीज ले रहे थे, पनामा से ले लें, दुबई, लंदन, हिंद, सिंध, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, नेम एनीथिंग, तो ये सहाफ़ी इनको मशवरा दे रहे थे, उनके साथ कंसल्टेशन कर रहे थे या इनके एडवाइज़र थे। आपके अपने एक्ट्स होते हैं जो माजी में आपने कुछ किए हुए हैं जो आपके सामने आते। एडवाइज़र क्या कर सकते थे? वो इनको मशवरा देते भी सही कि अदालत से नहीं लड़ना, चुप रहना, फिर भी तो आपके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन आने थे। सो अगर किसी को ब्लेम करना है जो डिबैकल आज हुआ है, ये आपके एडवाइज़र नहीं रोक सकते थे, आपके इवन अच्छा मशवरे देने वाला भी नहीं रोक सकते। रीज़न
कि सिंस ऑफ द पास्ट जो है, जो घोस्ट ऑफ द पास्ट है, वो आपको हांट करने के लिए आपको मुस्तकबिल में आया है। ये आपके अपने फैसले थे, आपके अपने चॉइसेस थे। आपने ब्लैक मनी कमाई, आपने जो माल बनाया उसको कैसे लेके गए, आपने कैसे प्रॉपर्टीज खरीदी, आपने पैसा बनाया, उसको जस्टिफाई दुनिया जहाँ के आप कह सकते हैं पूरे ज़हीन लोग भी इकट्ठे हो जाते, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। और इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके आप पाकिस्तान की हद तक इंतहाई वाइज लोग इकट्ठे करके, आपको याद होगा वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दे वकीलों के नाम पे, वो भी जस्टिफाई नहीं कर सके। रीजन क्या थी? कि आपने खुद फैसले होल्ड योर थॉट। अगर मैं आता हूँ, हज़रत फ़रूक नसीम साहब ने मैं ज्वाइन किया, 2-3 लीगल पॉइंट्स मैं उनसे क्लियर कर लें जो आज की। अस्सलाम वालेकुम फ़रूक साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। 2 चीज़ें बताएं। एक तो क्या आज के ऑर्डर के बाद क्या अब इन सबको बेल्स, प्री अरेस्ट बेल्स करानी होंगी? नंबर 1। सेकंड मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साहब हैं, ज़ाहिर है वो सदर हैं, आर्टिकल 45 भी है, पावर टू कम्यूट है, पावर टू फॉरगिव है। वो अगर कल को सज़ाएं होती हैं तो क्या वो सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं? सिर्फ सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं कि कन्विक्शंस भी रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, या सज़ाएं होने से पहले भी इंटरवीन तो नहीं कर सकते? ये सर 2-3 बातें कि बहुत सवाल आ रहे हैं मेल्स में और SMS पे, तो मैंने कहा मैं आपसे क्लियर कर लूँ 2-3 बातें। देखें, पहला तो बड़ा इस सब का सिंपल जवाब है। पहले सवाल का जवाब ये है कि इन लोग को फ़ौरन बेल बिफोर अरेस्ट जो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच है वहाँ से करा लेनी चाहिए, वरना इनको इनके अरेस्ट होने का मतलब, ये एक्चुअली अरेस्ट हो नहीं हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी हो जो प्राइम मिनिस्टर ना हो या नून लीग वाला इस तरह ना हो तो वो तो 2 मिनट में अरेस्ट हो जाता है। तो इनके पास 6 हफ्ते नहीं है, बिकॉज कोर्ट ने तो नैब को 6 हफ्ते की डेडलाइन दी है कि विदिन 6 वीक्स आप ये रेफरेंसेस फाइल करें। क्या इनको बेल्स रेफरेंसेस फाइल होने के बाद करानी होगी कि अभी आप कह रहे हैं करवा लें? अभी फौरन। और वजह ये है कि किसी ज़माने में ये कानून था, बल्कि कानून तो ये था पहले, या प्रैक्टिस ये थी कि अगर नैब का रेफरेंस आ भी जाए तब भी अरेस्ट नहीं होता था आदमी, बेल कराने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब थे, जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी, उन्होंने एक जजमेंट ये दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं, बेल लेनी ज़रूरी है और अगर नहीं लेंगे तो आप बंदा अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये एक समझिए कि प्रैक्टिस शुरू हो गई कि जब रेफरेंस हो जाएगा तब बेल बिफोर अरेस्ट होगी। लेकिन अब ये सिचुएशन है, ये स्पेशली सिंध में तो ये बहुत ज़्यादा है। ये पीपल्स पार्टी के इतने सारे मिनिस्टर, इतने सारे ये पीपल्स पार्टी के, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जितने ये सेक्रेटरी, सारे जो करप्शन वाले हैं, इनको नैब जब कॉल अप नोटिस देती है, अभी तो रेफरेंस बना नहीं, रेफरेंस साल 6 महीने के बाद बनता है। जैसे ही कॉल अप नोटिस इनको जाती है, ये सिंध हाई कोर्ट से जाके बेल ले लेते हैं। अगर बेल मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अरेस्ट हो जाते हैं। फ़रूक भाई, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, आमिर मतीन बोल रहा हूँ। आप इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो तो दोपहर के बाद से अब तक इनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए? सही, आप सही आमिर मतीन साहब, अब बहुत सही आपने मेरी बात पकड़ी है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और देखिए, मैं ना किसी के फेवर में हूँ ना डिसफेवर में हूँ, जो हकायक पे और लीगल बात है वो पेश कर रहा हूँ। और प्रेसिडेंट के पास पावर्स, बिकॉज ये थोड़ा सा एम्बिग्विटी थी कि सदर सजा माफ कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, अच्छा जी सजा हो गई वो चलें, वो माफ कर दी, लेकिन कन्विक्शन तो रिकॉर्ड पे रहेगी। कन्विक्शन तो नहीं है वो हटा सकते। बिल्कुल आपने सही कहा मालिक, ऐसे ही है कि कन्विक्शन को कन्विक्शन का पार्डन नहीं होता। पार्डन या कम्यूटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का है, नंबर 1। सेकेंडली, ये जो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 62-63 का, उससे भी सदर का कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल 45 में सदर 62-63 को भी हाथ नहीं लगा सकता। तावक्त ये कि डिस्क्वालिफिकेशन की वजह कन्विक्शन हो, यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की वजह कन्विक्शन नहीं है। फ़रूक भाई, यहाँ पे ये भी बहस रहती है कि जो सेंटेंस माफ़ करने वाली है, लेट्स से कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को, किसी को एक्स प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को सज़ा हो जाती है, तो आसिफ जरदारी साहब क्योंकि माफ़ लोगों की कैद करते रहे हैं, तो ये क्रिमिनल उसके ऊपर, क्योंकि कोई उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं गया, तो अदालत ये इसको टेकअप नहीं कर सकती है कि ये कानून इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप ज़ाती किसी अपने दोस्त को या रिश्तेदार की सज़ा माफ़ कर दें?
अमेरिका में और इंडिया में भी सिमिलर पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, और वहाँ ऐसे आपको जजमेंट्स मिलेंगे। पाकिस्तान में तो शायद एक आध फैसला इस तरह का है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे फैसले इस तरह के हैं वहाँ की इंडियन और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, कि जहाँ किसी ने इंदिरा गांधी वगैरह के कत्ल था या कहीं वहाँ ड्रग इश्यूज थे अमेरिका में, और वहाँ सदर ने किसी को पार्डन किया था प्रेसिडेंशियल पावर में और उसको चैलेंज किया था, तो बार जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया और उसको कलअदम कर दिया प्रेसिडेंट की पावर को, एक्सरसाइज ऑफ पावर को, और बार जगह नहीं किया। उसमें एक बुनियादी टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के हिसाब से अगर उसके पैराए के बाहर ही चला जाएगा और अगर सदर साहब यहाँ माफ़ भी कर देते हैं सेंटेंस, तो वो चैलेंजेबल होगा। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ये बताएं कि जो कोर्ट ने आज कहा है कि चीफ जस्टिस साहब एक जज अपॉइंट करें जिसको ओवरसी करेगा, ये ओवरसाइट किस तरह होगी? नैब के प्रोसेस की किस तरह ओवरसाइट होगी? जुडिशल प्रोसेस की किस तरह होगी? क्या वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स लेंगे नैब से 6 हफ्तों के दरमियान में? क्या वो एक टाइम पे कोर्ट से पीरियोडिक रिपोर्ट्स लेंगे? वो ओवरसाइट किस तरह होगी? देखिए, जो जुडिशल प्रोसेस का अगर आपका मतलब जुडिशल डिसीजन है, तो उसकी तो कोई ओवरसाइट नहीं होगी, लेकिन अगर पूरा जो प्रोसेस है जिसमें रेफरेंस बनना है और रेफरेंस बनने के बाद अदालत में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने ट्रायल होना है, तो उसकी बिल्कुल मॉनिटरिंग हो सकती है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। अब जैसे ये एंटी करप्शन कोर्टें होती हैं, अब एंटी करप्शन जितनी भी कोर्टें हैं चारों सूबों में, तो उनका जो मॉनिटरिंग एक जज होता है हाई कोर्ट में, वो नॉमिनेट किया जाता है, चीफ जस्टिस उसको नॉमिनेट करता है, और वो जज साहब जो हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं कि किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, रिमांड सही है नहीं है, किसी ट्रायल सही चल रहा है नहीं चल रहा है, टाइम चल रहा है, जज आ रहा है नहीं आ रहा है। पुराने ज़माने में तो ऐसा भी होता था, जज साहब जो है वो लोअर कोर्ट के छुट्टियों पे छुट्टियां लेते थे, उसको भी चेक किया जाता है। एक दफ़ा आपको मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब मैं ये कराची बदअमनी के आर्ग्यू कर रहा था इनकी तरफ से, तो मैंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ये सजेशन दिया था कि आप एक मॉनिटरिंग, क्योंकि उसमें गाइडलाइंस बहुत सारी थी, एक मॉनिटरिंग जज हाई कोर्ट के बनाए, और उन्होंने बनाया, और बाकायदा चीफ जस्टिस उस जमाने में बशीर आलम साहब थे हाई कोर्ट के, उन्होंने मॉनिटर किया उसको। तो ये कोई दुनिया से बाहर प्रोसेस नहीं है, इस तरह होता रहता है और कोई इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर, बड़ा हिस्टोरिक डे था। 2 चीज़ें तो बड़ी ख़तरनाक उन्होंने बताई हैं, इस पर भी बात निकलेगी। एक तो उन्होंने कहा कि दे शुड हैव बीन अरेस्टेड, टेक्निकली अरेस्ट हो जाना चाहिए। ये इस पर ही रुक जाएं। ये ख़तरनाक बात यह है कि इस वक्त थाना सेक्रेटेरिएट का SHO अगर चाहे तो जाके प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और बच्चा जो पाकिस्तान में रह गया है उसको गिरफ़्तार कर सकता है, बल्कि कर लेना चाहिए था दोपहर से अब तक, जो नहीं हुआ। अगर ये हम रूल ऑफ लॉ ले ही आए कि प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो फिर पूरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। पहली बात। दूसरी, एक और इसमें ख़तरनाक बात ये क्वेश्चन आज बड़ा मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था, ECL का। ऑटोमेटिकली जब आप बेल लेते हैं तो फिर आप ECL ऑटोमेटिकली आ जाती है कि जज की इजाज़त के बगैर आप मुल्क से बाहर नहीं। मेरी एक्चुअली फारूक साहब से बात हो रही थी, आपने मेरी जो बिग स्टोरी थी ना वो लेके फारूक साहब से दी थी, मैं उनसे बात करके आ रहा था ये सारी डिस्कशन। ECL पे वो इस वक्त वर्चुअली हैं, जज की बेल जब लेंगे तो फिर जज से इजाज़त लेके मुल्क से बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाहर चला गया सो चला गया, जो यहाँ पे है कोई बच्चा आ गई तो वो बाहर तमाम इंक्लूडिंग इसाक डार साहब, लेट से कि वो दोबारा कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर बाएंगे, तो वो मुल्क के जो है ना किसी और जगह बाहर जा नहीं सकते। ये एक बड़ा स्ट्रिक्ट इशू आ गया है जिस पे सारे मैं बता रहा हूँ कि नहज पे क्या हालात पहुँचे गए हैं कि वो अगर नेक्स्ट वो हैं, फिर दूसरे ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, अगेन उनका एग्जैक्टली वही केस है जो प्राइम मिनिस्टर का है कि उन्होंने भी ये कामा लिया हुआ था, उन्होंने भी शो इनकम नहीं की थी, तो उनका रेफरेंस बस वो ओपन एंड शट केस है, किसी ने जाना है और यूं करके लेके जाना है और बाहर आना है तो वो भी डिस्क्वालीफाई। एहसन इकबाल साहब का भी मोर और लेस केस यही है। तो ये बड़ी नहज पे हालात पहुंचे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था सब क्या काम में निकला है।
इसमें ये हमारी साजिश तो नहीं, उनकी अपनी मैं साजिश हो वैसे सकती पूछ रहा हूँ है। ये इंटरनल साजिश तो लेकिन नहीं? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये तो नहीं हो, ऐसे नहीं कि चौधरी साहब जानते जानते झटका करके। हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने जो अपने इलेक्शन रिटर्न्स जमा करवाए हुए हैं उसमें गैर मुल्की आमदनी का एक खाने में रकम लिखी हुई है, रकम लिखी हुई है, मुझे एक्सप्लेन तो करने दें आप। रकम लिखी हुई है लेकिन उसमें ये अकामे का जिक्र नहीं है, तो ये इसलिए उस्मान डार साहब ने उन पे जो क्वेश्चन उठाए हैं उसके उनको जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि एहसन इकबाल साहब का भी नाम आया था और उनका भी कामा निकला है। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब उनका भी निकला है और ख्वाजा आसिफ का भी निकला है। उधर मुराद अली शाह साहब का भी एक निकाला गया लेकिन वो जाली निकला है। तो मेरी इतला के मुताबिक 2 और कामे भी हैं। अच्छा अच्छा, 2 और भी हैं। मैं इस पे ज़रा ख्वाजा साहब पे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हमने बड़ा इसको बगौर देखा है। उनका सारे गोशवारे चेक किए हैं, 16 के भी 15 के भी। 16 के अंदर उन्होंने 15 वाले गोशवारे के अंदर एक रकम लिखी हुई है, कोई मेरे ख्याल 13 लाख रुपए दिख रहा है सब, कोई 13 लाख रुपए की रकम दिखाई हुई है कि मेरी ये, उसकी डिटेल नहीं आई हुई है। मगर 16 वाले में सिर्फ एक बारीक सी एक लाइन लिखी हुई है, कुछ सर्विसेज मैं देता रहा हूँ, पैसा नहीं लिखा हुआ। मगर वो उसकी आपको ये बाकायदा कामे का, वर्क परमिट का वो तफसील देनी पड़ती है, उसकी वो नहीं है कि तफसील के जनाब ये ऑप्टिक किससे वाइज है। बड़ी शर्म की बात है, ऑप्टिक वाइज भी बड़ी शर्म की बात है। रऊफ, अब इशू बन रहा है दूसरी तरफ भी, इधर तो चलें झटके होने शुरू हो गए। मैंने कामे की इसलिए बात की थी, आज बड़ा बार मीडिया में चल रहा है कि जी पनामा से बात शुरू हुई थी, कामा में ला के रगड़ दिया, तो ये शायद वो जो टिपिकल कॉन्स्पिरेसी थियरीज होती, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन। इशू ये है जिस तरह जहांगीर तरीन है, जहांगीर तरीन का इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है जिसके अंदर एडमिटेड है गिल्ट, जिसके अंदर उन्होंने पैसे सेटलमेंट किए हैं। तो क्या अब अगला झटके हम वो भी देखेंगे? वैसे जैसे तो हम साफ ही उस पर बिलीव रखते हैं, बैलेंसिंग थियरी पे, थियोरी कह लें, स्टोरी कह लें, फैक्टर कह लें। तो अगर जुडिशरी भी इस पर बिलीव रखती है कि हमने बैलेंस करना है और हम दोनों पार्टीज़ को एक साथ लेना है, तो अगेन ये फैसला आ सकता है। तो लेकिन अब चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हैं, मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह कोर्ट में आती हैं, GAT में, रिपोर्ट्स में, अब किसी के लिए आसान नहीं रहा कि अगर कोई गिल्टी नहीं है तो आप उसको सज़ा कर दें, या गिल्टी है तो उसको स्पेयर कर दें, मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें सामने हो रही हैं और मेरा ख्याल है जो बेंच जो उनको केस को सुन रहा है वो प्रॉपर उनको जहाँ उनको टाइम भी दे रहा है, उनके वकीलों को भी टाइम दे रहा है, उनके साथ भी आप मौका दिया कि उनके एतराज़ात भी हैं जहांगीर तरीन साहब पे, तो ये उन्होंने तो मेरा ख्याल अदालत में जाके उसको सामने रखना है। अगर अदालतें इस पे चलना शुरू हो गई कि हमने बैलेंसिंग, हमने एक्ट करना है, अदालतें इस तरह चलती नहीं हैं, ये मेरा ये ख्याल है। हाँ, तरीन साहब की कुछ चीज़ें उनके पास आती हैं तो ठीक है, फेयर इनफ, आप उस पर आके उन पर प्रोसीड करें। लेकिन जितना बड़ा ब्लो मैं समझता हूँ इनको मुस्लिम लीग नवाज़ को लगा है, वो तरीन साहब का अगर केस उनके खिलाफ भी जाता है, ये दोनों एक तरह इक्वलाइजर नहीं होते ये क्योंकि नवाज शरीफ साहब और इनका हाउस ऑफ शरीफ अब थोड़ा सा रैम लग रहा है आपके दिल में तरीन साहब? नहीं, मेरा क्या, साउथ पंजाब हमदर्दी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का डिस्क्वालीफाई होना, जहांगीर तरीन का आके डिस्क्वालीफाई होना, दोनों चीज़ें, आपका सवाल ही वैसे, अगर मैं ये कहना नहीं चाह रहा था मेरी आपसे लड़ाई हो जाती है, ये सवाल ही नहीं बनता कि तरीन साहब का प्रोफाइल जो है नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलता। मैं ऑन अ सीरियस नोट सबसे बड़ा क्रेडिट राइटफुली क्लेम कर रही है पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी, वेरी हाई प्रोफाइल मैन, जिस तरह बात हुई शुरू हो गई है, जिस तरह इमरान खान ने खुद भी उन्होंने कहा एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ने कहा कि जी शायद दोनों जाएं, उन्होंने कहा जी स्मॉल प्राइस है, मैं भी जाता हूँ। बड़ी बात है, अगर देखा जाए इमरान खान आज नहीं कह रहा, उनको पहले 3-4 महीने पहले उनको पीपल्स पार्टी ने डराने की कोशिश की थी, और डर के जनाब कि अगर ये चले गए तो आप भी चले गए, उन्हें बड़ा क्लियर कर दिया था इमरान खान ने, वेदर वो लाइक हिम और नॉट। उन्होंने कहा जनाब की बात सुने, मुझे भी अगर जाना पड़ता है ना, एक दफ़ा क्लीन होने दें। इल्जाम दोनों पे एक तरह के, वैसे जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ पे एक ही तरह के इल्जाम। इल्जामों पे नहीं, हामिद मीर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, भी रिस्पेक्टेड, बड़ा फर्क है मेरा ख्याल। अगर देखा जाए, एक बंदा 30-40 साल तक एक पूरी फैमिली ने रूल किया है, पंजाब में किया है, सेंटर में किया है, आप उसके पब्लिक ऑफिस होल्डर है। नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। उन पे इल्जामात जो हैं कि इन्होंने अपने बिजनेस में से पैसा कमाया है, एक की बजाय इनकी 40-50 कंपनी बन गई। इमरान खान पे जो इल्जाम था वो ये था जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, और जिसकी डिटेल्स भी मेरा इमरान खान की बात नहीं कर रहा मैं, जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ। उसने भी ऑफशोर कंपनी बनाई है, उसने भी अपने बच्चों से अरबों रुपए के गिफ्ट वसूल किए हैं, उसने भी पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ पे इल्जाम
बिल्कुल एक जैसे हैं। नहीं, उस पर आना चाहिए, वो तो अदालत तो आके उस पर फैसला करे, ओपन ट्रायल उसका हो रहा है और उस पर इंसाफ होना चाहिए। अगर उन पर भी इल्जाम हैं इसी तरह के जैसे मीर साहब कह रहे हैं तो फेयर इनफ उनको भी सजा मिलनी हाँ चाहिए। भाई कौन, हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जो आपने पहले सवाल किया था अकामा और पनामा वाला, इसमें बहुत लोग जो हैं वो इस वक्त हमदर्दी के एक तूफ़ान में हमें मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादती हो गई है नवाज शरीफ साहब के साथ, इतनी ज़्यादती हुई है कि देखें केस पनामा का था, निकाला उनको अकामा में है। तो उसमें उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ज़रा जो ये सुप्रीम कोर्ट का आज का वर्डिक्ट है इसको ज़रा गौर से पढ़ लें, इतना लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, गौर से पढ़ लें। जो करप्शन चार्जेस हैं जिनका ताल्लुक पनामा केस के साथ है, वो करप्शन चार्जेस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट को भेजे गए हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ ट्रायल कोर्ट, और वो रेफरेंसेस हैं जिनका आपने शुरू में अपने इंट्रो में जिक्र भी किया है। दूसरी बात यह है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, देखिए ज्यादती हो गई है, ये प्राइम मिनिस्टर भी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, हमेशा साजिश हो जाती है। अब एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर गए हैं ना, उनमें से कम से कम 3 दफ़ा 3 प्राइम मिनिस्टर्स को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ और राइट विंग पार्टीज़ के साथ मिलकर निकालने में नवाज शरीफ साहब का किरदार है। इन्होंने हैट्रिक की हुई है। सबसे पहले इन्होंने हैट्रिक की थी 1990 में, पहला इन्होंने जब क्लीन बोल्ड किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, और ये पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे और जतोई साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। और उस वक्त IGI थी, जनरल हमीद गुल थे, जमात इस्लामी थी, सारी राइट विंग की पार्टीज थी। नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को निकाला और बेनज़ीर के कारकुनों ने नारा लगाया या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर। आज कोर्ट में लग रहे थे दूसरे नारे, या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर। दूसरी दफ़ा इन्होंने निकाला जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके 1996 में बिल्कुल साजिश की थी उनके साथ मिलके। 2012 में इन्होंने जनरल पाशा और जनरल कियानी के साथ मिलके इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाला, और उस वक्त चौधरी निसार ने और जवेद हाशमी ने नवाज शरीफ को कहा कि मत करें ये काम, आप तो कहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। चौधरी निसार ने कहा था, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, नवाज शरीफ को कहा था, यहाँ से इनका इख्तिलाफ शुरू हुआ था। चौधरी निसार ने कहा था मियाँ साहब जनरल पाशा के साथ मिलके यूसुफ रज़ा गिलानी को मत निकालें। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है वो गुफ्तगू? एक थोड़ी सी मेरे एग्जैक्टली वही गुफ्तगू याद आ रही है। जब एक और 10-12 दिन पहले बताया था हुकूमत आ रही है, मेरी हुकूमत वो लतीफ़ा वो तो 96 की बात है ना, वो तो 90 याद है ना। आप देखें ना, ये कलासरा साहब जो है, ये इनको मैंने वो लतीफ़ा सुनाया नहीं जा सकता। ये पता है क्या, ये बहुत से लोग जो हैं वो कलासरा साहब, उनको यकीन नहीं आएगा कि 1996 में हम 3 लोग और नुसरत साहब, हमें नवाज शरीफ साहब ने भूरबन बुलाया और हमें चौधरी निसार साहब लेके गए थे, साहब भी थे, सब बेनज़ीर की गवर्नमेंट बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। नवाज शरीफ साहब ने हमें कहा जी कि मैं गवर्नमेंट में आ रहा हूँ, आपसे गुजारिश है आपने पहले 100 दिन हम मेरे पे तनकीद नहीं करनी। हमें पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही कि फारूक लगारी प्रेसिडेंट है, बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर है, ये किस तरह गवर्नमेंट में आएंगे। थोड़े दिन बाद जनाब मुर्जा भुट्टो साहब कत्ल हो गए, उसके थोड़े दिन बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत फारग हुई, थोड़े दिन बाद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर। आपने पूरी साजिश की कहानी पढ़नी है सर, थोड़ा सा अगर पूरी साजिश की कहानी, मीर साहब भी मेरी तरह किताबें वगैरह देखते रहते हैं। आबदा हुसैन ने पावर फेलियर में बड़ा तफसील से ये लिखा है, जिसका आप हवाले दे रहे हैं कि ये साजिश जो है चौधरी निसार अली खान साहब, शाहिद अहमद और फ़रूक लगारी और आबदा ने और फ़खर इमाम ने मिल के कैसे कंसीव की थी, कहाँ पे की थी, मरी की थी, आपको भी उन्होंने भूरबन बुलाया। आबदा हुसैन ने पूरा चैप्टर लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने कैसे साजिश आके तैयार की और मुझे इस्तेमाल किया गया कि आपके वालिद और फ़रूक लगारी के वालिद साहब के बड़े पुराने तल्लुकात थे। बीबी की बातों को आई वुड टेक उन्हीं के घर पे सारी साजिशें होती रही। आप कहते हैं सुनाना चाहूँगा जो आप भूल गए हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त जो एक्स प्राइम मिनिस्टर से आदत पड़ गई एक्स प्राइम मिनिस्टर कहने की, तो ये पूछा था जब उन्होंने बताया कि ये जा रहे हैं, उनको भी अभी आदत नहीं पड़ी, वो आदत नहीं पड़ी। और बाय द वे वो ये इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था, जल्दी के साथ सुनाए, मैंने फ्यूचर पे आना है। ही इज गॉन फॉर लाइफ, ये जो है ना ये क्लैरिफाई हो गया है कि ये 10 साल के लिए नहीं है, ये इनकी क्वालिफिकेशन जो है ये जिंदगी भर के लिए है। नहीं, और लाइफ मैं उससे लतीफ़ा से रिलेटेड है, डिस्क्वालिफिकेशन उनकी जिंदगी का सबसे छोटा मसला होना चाहिए। जो आगे मुसीबतें आ रही हैं, जो इंतजार है, वो चीजें बहुत बड़ी है। लेना चाह रहे हैं आप शायद? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं वो लतीफ़ा मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये बताएं कि ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये जा रहे हैं या आपका एनालिसिस है? तो उन्होंने कहा मैं तो लतीफ़ा सुनाना जी, मैं एक पढ़े लिखे लोगों के यहाँ शादी हो जाती है गरीब देहाती की, तो वो जाता है तो कह रहे हैं कि नहा लें, उनके नहीं मैं गुस्ल करूँगा, उनके जी हम फिर खाना लगाते हैं, उनके नहीं मैं तोआम करूँगा। तो यार आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं,
ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खीर ਨੂੰ फिर नहीं कहांगा ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलेगा। हाँ, ये नवाज शरीफ ने सुनाया था। और उसमें वहाँ पे एक और चीज़ आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे कितने मोहतात थे कि खाने का, सॉरी मैं सिर्फ कहना चाह रहा था कि ये एक वो प्राइम मिनिस्टर थे, अब के प्राइम मिनिस्टर में और उस ज़माने के नवाज शरीफ में फ़र्क ये था कि जो आपने पहले बात कर रहे थे कि अभी इस दफ़ा वो पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। वो जब आए तो उनके एक बड़े क्लोज एसोसिएट है, आप भी उनको जानते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि जनाब मैं दसो अमरीका का प्रेजिडेंट जड़ा है कैंप डेविड छुट्टी से चला जाता, मैं नहीं जा सकता, आपको पता है इस बात का। तो वो उन्होंने कहा जनाब आप वैसे ही छुट्टी पे जाते रहते हैं, तो ये वो जो बाहर है उन्होंने वर्चुअली जो है जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो इसाक डार साहब को दी हुई थी और लीगली दी हुई थी कि इन वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एवरी लॉज के जनाब ईसीसी कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर ईसीसी के फैसले हो रहे थे और पॉलिटिकल मैनेजमेंट उन्होंने अपनी साहबजादी को दी थी जिसका भी सारा जिक्र हो रहा था। और आपको पता है कि वहाँ से बैठ के टिकट बात यह है कि ये सारा सबसे बड़ा कसूर एक तो ज़ाती उनका अपना है कि उन्होंने ये अलाउ किया कि खातून बड़ी, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी अच्छी हैं, सब कुछ होगा, मगर उन्होंने इससे पहले एक किचन चलाने के अलावा उनका कोई तजर्बा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम शायद वो कहती हैं किचन भी नहीं चलाया, जाहिर है उसमें। तो उसके बाद आप पूरा मुल्क के साथ भी जाती है कि आप सारी डिसीजन मेकिंग पार्टी की तो चले छोड़े, आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी पार्टी है तो आप जो मर्ज़ी करें, मगर मुल्क की भाग दौड़ भी, बड़े बड़े फैसले जो है वो उस ग्रुप में होते थे। अब राहुल गांधी देख लें 45 साल का हो गया, वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस था, उन्होंने कहा नहीं अभी ये छोटा है, अभी और तजर्बा है। यार वो एक एहतियात पसंदी वाली बात ज़रूर बतानी है कि वहाँ पे उन्होंने बड़ी एहतियात की थी बूरबन में नवाज शरीफ साहब ने, जब हम 5 को बुलाया और सबूत के तौर पर तस्वीर भी खिंचा ली हम सब के साथ। एहतियात पसंदी आपको याद है क्या की थी? वो 5 स्टार होटल था तो वहाँ पे शहबाज शरीफ से उन्होंने कहा कि यार ज़रा क्लियर कर दो, ज़रा बिल क्लियर कर दो। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया तो उन्होंने रोक दिया उसको। शहबाज शरीफ को कहा नहीं नहीं इतने कैश दे ते पेट दी मोहर भी लवा देख लो, रसीद भी लेनी है। तो मैंने कहा जी ये क्यों करवा रहे हैं? तो उन्होंने 5 स्टार होटल के जो मालिक थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है इस मुल्क के, उनके बारे में बड़े बड़े नामुनासिब अल्फाज के नापसंदीदगी का इजहार किया कि ये बंदा जो है इसको कोई पता नहीं, ये मेरे खाते में डाल दे कि मैंने मुफ्त खाना खिलाया इनको। ये बाकी ये जमीन है देख रहे हो ना, मैं दी थी तो देखो जाके कितने बैठा है। और इसने अभी जो है ना इसने इफ्तिताह जो है वो जरदारी से करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पे तो उन्होंने बड़ी एहतियात की, वहाँ पे तो शहबाज शरीफ से कहा कि ज़रा कैश पेमेंट कर दो। दुबई में एहतियात नहीं की, FZE कैपिटल में वहाँ पे एहतियात नहीं की, वर्क परमिट लेने के लिए वहाँ पे 10,000 दरम वाला जो है वो लिखा ही रह गया, वहाँ फंस गए। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैंने आके फ्यूचर की बात, एक सवाल मैंने भी आपसे करना है। हाँ, इनसे मैंने भी एक सवाल। चलो फिर ब्रेक छोड़ें, आप सवाल ही करें। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये फ्यूचर पे आप जा रहे हैं ना कि अभी लेट से कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आपका दरीना ख्वाब, तो उस लोडेड जुमले मेरा दरीना ख्वाब सुने जो आप उनकी इज्जत करते हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताएं कि फिर उस सूरत में फर्स्ट लेडी कौन होगी? Okay, this is ridiculous. This is ridiculous. नहीं, even by your standards, प्रोटोकॉल का मसला आ जाएगा। You have to receive guests. That is for him to decide or whatever. नहीं, नुसरत शहबाज ये पब्लिक लाइफ है। यार आप ये बताएं, मेरे एक क्वेश्चन एक और है, आपके ख्याल में अगर शहबाज शरीफ आ जाते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला कौन होगा? हाँ, ये मैंने भी शहबाज शरीफ साहब से पूछा था डिस्क्वालिफिकेशन से पहले, तो उन्होंने कहा तो यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं कहा जी तो यकीन नहीं है। तो उन्होंने आजकल उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ तो काली ऐनक लगाई हुई थी, तो मैं उनकी आंखों में झांक नहीं सका, तो वरना उनकी आंखों में झांक के जवाब हासिल करना बड़ा आसान होता है। तो वो काली ऐनक लगी हुई थी तो मैं इस तरह करता रहा। तो फिर मैंने जब बहुत ज़्यादा उनको इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा असल में मसला ये है कि पंजाब में ना मुझे लगता है कि मेरी रिप्लेसमेंट नहीं है और पंजाब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपकी बात है, तो लेकिन ये तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है। अगर वो मुझे हुक्म कर देंगे, जो आपको पता है, अगर वो मुझे हुक्म कर देंगे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। तो समझ आ गई मुझे कि हुक्म हो चुका है वैसे। नहीं तो अगर खिलासा से पूछना तो इन्होंने क्या देना था, वो साउथ पंजाब से खुदाबख्श को लगा दें। व्हाई नॉट? सीरियसली साउथ पंजाब से 2 में लगाया था। मैं तीनों से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में अगर ये इस तरह की होती है, पंजाब में से कौन हो सकता है? सर ये आपकी ये शाही ख़ानदान है, कोई जमहूरियत वाली ये पार्टी है। आप अभी बात कह रहे थे ना कि किसी ने मियाँ नवाज, यहाँ पे 200 से ज़्यादा ग्लैडिएटर बैठे हैं, अपने इलाकों में फ़िरौन होते हैं, ये आपका MNA,
इनको जुर्रत होती है नवाज शरीफ साहब से किसी एक बंदे ने खड़े होकर पूछा कि हिज एक्सीलेंसी व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है सर? एक बंदे ने पूछा, कोई एक बता दे नाम। चौधरी साहब ने आखिरी दिन पूछा, आखिरी दिन ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। दोपहर को आपने एकदम कहा था व्हाट द फर्स्ट इज गोइंग ऑन, तो आप ये इससे निकल जाए दिल डूब जाता है इतना ही क्या मैं बता रहा हूँ लाइव टीवी है यार। मेरी सुने सर, मेरे एक मिनट आपने मुझे ये बताया आप मुंडे ਨੂੰ अंग्रेजी सिखानी चाहिए। चलो सुन ले सर, वो चलो सुन ले सर जी। यार आप इनको पेंडू कह रहे हैं सर हमें मैं भी यार। आप भाई फैशन है, हम भाई बर्थ हैं, इसमें बड़ा फर्क है। खैर एनीवे, मैंने ये कहा इन्होंने कोई पार्टी रहने दी है कि इस काबिल के इसमें से कोई रिप्लेसमेंट आप और मैं ढूंढ के दिखाएं। ये बादशाहों की पार्टी है, ये शाही खानदान हमजा आएगा वहां पे। जो इमरान खान बात कहते हैं ठीक कहता है कि इनके बच्चे रूल करेंगे आप पे, कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठेंगे, हमजा साहब वहां पे आ जाएं। उसके बाद मुझे बताएं जो पूरी फैमिली की डिटेल्स हैं ये करप्शन के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, व्हाई नॉट यार? क्वेश्चन मेरा ये ख्याल है किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे सर, ये किसी पे भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 200 में से इन्होंने ऐसे गुलाम पैदा कर दिए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होती हैं, इनको तो पहले दिन खड़ा हो जाना चाहिए था पार्टी को। आपकी फैमिली पे, आपके बिजनेसेस पे इतने क्वेश्चंस उठ गए, पार्टी तबाह हो रही है, आप हट जाएं। इतना बड़ा झटका हुआ है, पकड़ के लिटरली जिंदगी ऊपर उल्टी सीधी हो गई है। आपके ख्याल में क्या इसके बाद भी पॉलिटिक्स का स्टाइल नहीं बदलेगा? मुझे आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था एहसन इकबाल साहब की, और वो सारे जो दोस्त इकट्ठे हुए हुए थे, उनकी बातों से, उनकी रवैये से लग रहा था उनको अभी भी समझ नहीं आ रही। ये जो आप पूछ रहे हैं ना इनसे सवाल के प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये इनको समझ जाना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये रेफरेंसेस हैं। ज़रा गौर करें सिनारियो पे। आप ये सारे इशूज रिलेवेंट हो जाते हैं। वो इसलिए कि जनाब ये जो सारे रेफरेंसेस जा रहे हैं, ये JIT की पहले तफ्तीश आ चुकी है, सीन एंड अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने उस एविडेंस के से थोड़े से पोर्शन सुन ले मैं थोड़ा सा एक कंक्लूजन सुन लें कि उसको उन्होंने इतना काफ़ी समझा कि जिसपे प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई है। जब ये छोटा अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट के पास जानी है, उसकी जुर्रत है कि वो इस तरह के एविडेंस को वो फेंक दे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। हमने देखा कि जब पूरी पॉलिटिक्स सिंपली प्राइम मिनिस्टर को और उनके बच्चों को बचाने पे लग गई, पूरी PMLN की पॉलिटिक्स, उसका हमने नतीजा देखा, एब्सोल्यूट तबाही निकली। दे शुड बी वरीड अबाउट जेल। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर फेज 2 में भी सारी पॉलिटिक्स इसी चीज़ पे घूमती है कि किसको जेल जाने से बचाना और पार्टी सेकेंडरी आएगी, तो क्या उसके नतीजे इससे भी ज़्यादा खौफनाक नहीं होंगे? बहरहाल एक रियलिटी है इस वक्त कि जब ये केस पैनमा 4 चल रहा होगा तो आप और हम अब अदालत जाने की बजाय उधर जाएंगे, मीडिया के 100 कैमरे लगे होंगे, हमें भी पूरा केस अजबर है, टेलीस्कोप मीडिया की और साथ में ओवरसाइट जुडिशल सुप्रीम कोर्ट की लग रही होगी। तो वो केस हम खुद फॉलो कर रहे होंगे और वो एविडेंस जो ऑलरेडी बेताशा है और उसके बाद मज़ीद आएगा, उन्होंने कहा और भी आ सकते हैं जो आने हैं चीज़ें, और इसके ऊपर एक टेस्ट वो सुप्रीम कोर्ट का गुजार चुका है वो सारा एविडेंस, जिसकी बेसिस पे वो इतना था तो रेफरेंसेस बनाए हैं ना कि जिस पे वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इनके लिए ये इश्यूज नहीं है, ये सारा सर्वाइवल जो है ये इस पे इनको जेल हो सकती है, जायदाद की कुर्की हो सकती है, ये बच्चे बेचारे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना, अभी तक वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करे ना आमिर साहब, उसमें जो हमारे दोस्त बैठे हुए थे वो अभी तक पता है कि सिंड्रोम में है, रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो। ट्वीट चली ना, ये दफा भी आएगा, नवाज शरीफ चौथी दफा भी आएगा, बहरहाल जो भी है, लेकिन वो उसमें अभी तक फंसे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मालिक साहब एक सीरियस नोट, यानी कि मैं एक बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं ये बात एतराज़ के तौर पर करता रहा हूँ और आज मैं सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भी गलत साबित किया, बहुत से दूसरे लोगों को गलत साबित किया। हम हमेशा ये कहते थे कि जी सिर्फ जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है या छोटे सूबे के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होता है या सराइकी बेल्ट के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होता है, तख्त लाहौर के खिलाफ नहीं होता। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं उन्होंने एक तारीखी फैसला किया है, इससे पाकिस्तान मजबूत होगा और ये आर्गूमेंट ख़त्म करने की ज़रूरत थी, ये एक्सक्यूज़ जो था ना ये ख़त्म करने की ज़रूरत थी। इससे पाकिस्तान की जो थी ना सलामती, उसके लिए बहुत से लोग इसको एक्सप्लॉइट भी करते थे और हमारे पास इसका जवाब नहीं होता था जब हमसे ये आर्गूमेंट किया जाता था कि जनाब लाहौर के प्राइम मिनिस्टर के लिए और मेयार है, सुप्रीम कोर्ट का लाड़काना की बेटी के लिए और है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये हिस्ट्री तब्दील कर दिया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब सेंट्रल पंजाब का या लाहौर का जो वज़ीर आज़म है उसके खिलाफ नहीं हो सकता। और ये जो झटका है ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है झटका, आज के
ये थोड़ा टाइम, मेरा एक सवाल है, देखें मालिक साहब, ये झटका नहीं है, ठीक है, ये एक लंबी प्रोसीडिंग हुई है। नवाज शरीफ झटका तो कहीं से भी नहीं है। ये नवाज शरीफ मुझे बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं इसको इस वक्त पीएमएलएन की पॉलिटिक्स के ऊपर जो लफ्ज डोमिनेंट है वो है करप्शन, बिकॉज चीफ प्राइम मिनिस्टर चले गए, पूरा खानदान चला गया, करप्शन है। अगर ये सियासत नहीं बदलती और अगले 6 महीने केसेस चलने हैं और ये करप्शन ही रहेगी और ये डेवलपमेंट से रिप्लेस नहीं होती, तो फिर तो इलेक्शन ये बिल्कुल हाथ से देखिए, इस मुल्क की जो लुम्पन बुर्जुआजी है ना, जिसको आप मर्केंटाइल एलीट भी कह सकते हैं, मार्क्सी उसका ख्याल ये था, बिल्कुल ये मुश्किल कार्ल मार्क्स बन गया है। मैंने लुम्पन बुर्जुआजी का मतलब भी बता दिया ना। मर्केंटाइल एलीट जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, मर्केंटाइल एलीट जहांगीर तरीन भी है, और मर्केंटाइल एलीट में और भी लोग आते हैं। हम फ्यूडल्स को तो बहुत गालियां निकालते हैं, और फ्यूडल्स को फ्यूडल कल्चर जो है, फ्यूडल को भी अपना कल्चर अपना तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन जो मर्केंटाइल एलीट है ना, जिसने हमारी पॉलिटिक्स पे कब्जा किया है पिछले 25-30 साल में, जनरल ज़ियाउल हक के 1985 के गैर जमाती इलेक्शन के बाद, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह हमारी जो है ना वो अकामे निकल आएंगे। इनके अकामे निकल रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। ये एक उन्होंने मर्केंटाइल एलीट के जो एक पिलर है उस पर हाथ डाला है, दूसरा पिलर जो है उसके बारे में भी सवाल है, उस तरफ भी जा रहा है। एक जुमला इस पे बोल दूं, रऊफ एक मिनट रह गया, जल्दी से। ये जो आपने जुमला कहा ना कि ज़ियाउल हक के 30 सेकंड्स 85 के बाद, आप ये भी कह सकते हैं नवाज शरीफ की आमद के बाद ये सियासत, इनकी सियासत से सिलसिला शुरू हुआ 85। ज़ियाउल हक पे ना डालें, क्या नजर आता है नवाज शरीफ पे डालें। जो आपके एनालिसिस से मैं एग्री करता हूँ, आपको क्रेडिट देता हूँ। जो आपने कहा था इनको सूट करता है कंटिन्यूएशन ऑफ ये गवर्नमेंट इनके रहे, अपना कुछ डमी वजीर आला या वजीर आज़म लेके हैं, उसके ज़रिए अगले अपने 6-8 महीने उनको आके पूरा करें, नैब को कंट्रोल करें, FIA को करें, डॉक्यूमेंट्स दोबारा फॉर्ज करवाएं, केसेस सेटल करें, ये सूट करता है इनको। आप इस सब की बात है, सुनी, बात बड़ी सिंपल सी है। कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट और चीज़ है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज और चीज़ है। गवर्नमेंट भले कंटिन्यू करे, लेकिन एक चीज़ जाहिर है, अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू की जो इस तक वफाक की थी, तो फिर अंजाम आने वाली PML गवर्नमेंट के लिए और दिन भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। पैनामा 4 जो शुरू होगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, वो इसका सबसे खौफनाक मरला है। बेहतर है कि अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजर्स भी बदलें, रविश भी बदलें, और उनकी जो रिप्लेसमेंट लीडरशिप आए वो उन दोनों चीज़ों से बचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।